जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार पुलिस जो तो कांस्टेबल का और बिहार दरोगा का, क्योंकि हम जो आपको पीवाईक्यू करा रहे हैं वो बिहार पुलिस बिहार दरोगा दोनों एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों अभी हमारे समक्ष कौन सा एग्जाम है, तो बिहार पुलिस का दोस्तों 19,838 जो भर्ती आई है उसका एग्जाम है दोस्तों। और इसको दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, दो तरीकों से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो हम लोग दोस्तों पहले जीएस का निचोड़ कर रहे हैं, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक पर बात कर रहे हैं, बाद में दोस्तों आपको पीवाईक्यू करवा रहे हैं। और एक दोस्तों हम जो हमारे पास 2 सप्ताह का समय है, तो उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि 2024 में जो भी आपसे मतलब कि क्वेश्चन पूछे गए थे हर एक सब्जेक्ट का, वो दोस्तों आपको दे सॉल्व करने के लिए। मतलब कि जो भी हम करवाएंगे दोस्तों वो तो आपको हम करवाएंगे ही, लेकिन उसके बाद आपको 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जो भी आपके बने हैं 2024 में दोस्तों, वो आपको हम देंगे, सब्जेक्ट वाइज देंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर टेस्ट भी चलता है दोस्तों डेली रात को 9:30 बजे। और आपका जो वीडियो होता है, जो भी फैक्ट चीज़ होता है, वो दोस्तों वहाँ पर आपको अपलोड करते रहते हैं, तो वहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप नए हैं, अगर आप बिहार पुलिस के परीक्षार्थी हैं दोस्तों, मतलब परीक्षा देने वाले हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको 2 तरीके से पढ़ाई गई है, मतलब जीएस को। एक दोस्तों आपको कराया गया है जीएस का निचोड़, मतलब कम समय में दोस्तों अधिक जानकारी देने का हम प्रयास किए हैं। ऐसे पूरे डीप नॉलेज तो नहीं दिए, डीप नॉलेज हम तभी देंगे दोस्तों जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। और हर एक सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों। और आपको विश्वास कीजिए पूरे बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, हम समझाएंगे। हम समझाने का एक मतलब कि आप में समझ विकसित कर देंगे। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि समझ विकसित करें दोस्तों, मतलब चैप्टर पढ़ाना नहीं होता है, उस चैप्टर के बारे में आपको समझ विकसित करना होता है। तो चलिए ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे। हमारा आज क्या है, केमिस्ट्री है दोस्तों। केमिस्ट्री का हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री का जीएस का निचोड़ खत्म हो चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर दोस्तों देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्या होगा, आपके लिए बेहतर साबित होगा दोस्तों। तो ये हमारा पार्ट 1 है। लगभग इसमें लगभग हम 200 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लगभग केमिस्ट्री में दोस्तों पूरे 2010 से लेकर के 2023 तक का, हम 22 तक का में आपका जो पीवाईक्यू है हमारे पास, तो इसमें लगभग आपके 450-500 क्वेश्चन है। तो कोशिश करेंगे कि हम 2 पार्ट में आपको तेज़ी से करा दें। तो चलिए हम शुरू करते बिना समय गंवाए। तो हमारा जो कराने का तरीका है पीवाईक्यू दोस्तों, वो क्या होता है, वो हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज होता है। टॉपिक वाइज हम पीवाईक्यू करवाते हैं, तो इससे ताकि आपको सहूलियत मिले कौन से चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो हमारा पहला आज का प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ। तो कठोरतम पदार्थ के बारे में जानते हो, क्या हीरा है, क्या है हीरा। लेकिन वही कठोरतम धातु बोल देगा ना दोस्त, तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, क्योंकि हीरा आपका धातु नहीं है। लेकिन धातु बोल देगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। ये भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे पदार्थ बोलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। हीरा के बारे में बता दिए थे, कार्बन के अप्रूप होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो शीशा काटने वाला जो हीरा होता है उसको बोलते हैं बोट। बाकी अप्रोतनांक के बारे में बता दिए थे कि 2.2 होता है इसका अप्रोतनांक हीरा का। आगे है कि पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है, किसमें होता है, तो जो ठोस क्रिस्टल होते हैं दोस्तों उसमें क्या होता है आपका, ये पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है, क्योंकि इसमें जो अंतर आणुक बल होता है क्रिस्टल में दोस्तों, ये क्या होता है, ज़्यादा घना, मतलब ज़्यादा घना होता है। घना कहने का मतलब दोस्तों हम आपको बताए थे कि आपका हाथ है, हाथ को अपने पानी में मतलब हिलाइए, जल में हिलाइए, शीशा में हिलाइए, जहाँ हिलाना हिलाइए दोस्तों। तो वहाँ पर देखिए कहाँ पर आपका हाथ तेज़ी से मूव नहीं कर रहा, जहाँ मूव नहीं करेगा दोस्तों वो कहलाता है ज़्यादा उसमें घनत्व है। तो यहाँ पर ठोस क्या है दोस्तों, ठोस क्रिस्टल में ज़्यादा घनत्व दोस्तों यहाँ देखने के लिए आपको मिलता है। द्रव में होता है, द्रव क्या होता है, द्रव गैस ठोस के बारे में बताए थे कि द्रव क्या होता है। तो द्रव का असर क्या होता है, द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। मतलब मान लीजिए आपके पास 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी रहेगा, लेकिन अलग अलग उसके बर्तन में लेगा तो उसका आकार क्या होता है दोस्तों, अलग अलग, मतलब शेप चेंज होता है, लेकिन आपका आयतन चेंज नहीं होता है। तो निश्चित आयतन होता है, लेकिन आपका जो अनियत आकार होता है। और ये दोस्तों असंकुचित होता है, मतलब इसको आप संकुचन नहीं कर सकते हैं, क्या, इसको द्रव को, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला हमारा है पदार्थ का वर्गीकरण। अब इससे बात करेंगे। तो निम्नलिखित में कौन कोलाइडीय नहीं है। आपको बताए थे कोलाइडीय विलयन के बारे में, निलंबन के बारे में। तो निलंबन के बारे में बताए थे कि आपके पास छन्ना पत्र होगा, चाहे छन्नी समझ लीजिए, उससे क्या करते हैं आप छान रहे हैं, तो उसमें अगर कोई कण में आपके छन्ना पात्र में आ गया दोस्तों तो क्या है, निलंबन हो गया। अगर नहीं आया तो क्या, कोलाइड हो गया। तो धुआं को अगर मान लीजिए छानिएगा तो धुआं क्या होगा, छन्ना पात्र से आला मतलब आर पार हो जाएगा। ये क्लोरोफिल क्या होता है दोस्तों, क्लोरोफिल आपका कोलाइडीय नहीं है। बाकी दूध आपका है, ये रूबी गिलास है दोस्तों, ये सब कोलाइडीय है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे है समांगी मिश्रण। समांगी विसमांगी बताए थे। समांगी मतलब जो पूरी तरह से क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे में घुल जाता है, नहीं बोलते हैं घुल मिल गया है। तो इसमें से कौन है, तो चीनी पानी क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे से पूरी तरह से घुल जाता है। बाकी पीतल आपका, ये पेट्रोल जल दोस्तों क्या है, ये समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। आगे हमारा है, आगे है दोस्तों कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है, तो वो कौन होता है दोस्तों, अणु होता है। अणु क्या होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है दोस्तों, जो पदार्थ की सारी विशेषताओं को
मतलब बखान करता है, मतलब बताने का प्रयास करता है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों लग रहा है कि सर बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास समय कम है, इसीलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, तेज़ी से लेकर चल रहे हैं। आपको कम स्पीड में करना है दोस्तों, तो आपके पास यूट्यूब में दोस्तों ऑप्शन रहता है, विकल्प दिया रहता है, वहाँ पर जा करके अपना स्पीड दोस्तों कम कर सकते हैं या स्पीड बढ़ा सकते हैं, ऐसा रहता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पहले समझ लीजिए। रासायनिक परिवर्तन मतलब मान लीजिए आपके पास दूध है, दूध से क्या बना दिया आप, दही बना दिए, चाय बना दिए, फिर बोले कि भैया उसको क्या कीजिए, फिर से दूध लाइए में। तो आप कहेंगे सर कैसे हो सकता है, तो जो आप एक रूप से दूसरा रूप दे दिए, लेकिन पुनः उसी रूप में नहीं लाइएगा तो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। अब पुनः उसी रूप में ले आइएगा ना भैया, तो कहलाएगा आपका क्या, वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास बर्फ है, बर्फ से बना दिए पानी, फिर बोले कि भैया इसको क्या कीजिए, पानी से बर्फ बना दिए, कहिएगा बिल्कुल सर हम बना सकते हैं, तो क्या कहलाता है आपका, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो रासायनिक परिवर्तन इसमें से कौन नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है, तो उबलता हुआ पानी क्या है दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन है, बल्कि क्या है दोस्तों, ये आपका भौतिक परिवर्तन, इसको ध्यान रखिएगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, सिंपल आपसे यही प्रश्न करेगा, ज़्यादा आपको इसमें डीप नहीं जाएगा। दूध का खट्टा होना क्या है दोस्तों आपका, ये रासायनिक परिवर्तन। बाकी जल का जमना ये आपका भौतिक परिवर्तन है, चीनी का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ये सब लवण का क्रिस्टलीकरण दोस्तों ये भी क्या आपका भौतिक परिवर्तन है। आगे आते हैं हम लोग, आगे हमारा 9वां क्वेश्चन है कि जंग का रासायनिक नाम क्या होता है। जंग को हम लोग दोस्तों बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो लोहे का जंग जो लगता है आपका, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, पता है आपको। जंग लगने से क्या होता है, लोहे का दोस्तों भार बढ़ जाता है, इसको हम फेरिक ऑक्साइड के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं, इसको भी ध्यान देना है आपको। और जंग से बचाना है उसको, तो क्या कीजिए, उसको जस्ते के ऊपर चढ़ा दीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, मतलब गैल्वेनीकरण बोलते हैं। कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर कागज़ का जलना क्या है दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन है। आप मान लीजिए कागज़ जला दिया, फिर बोले कि भैया इसको कागज़ में लाइए, तो कहिएगा नहीं सर नहीं ला सकते हैं, वही कहलाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। कौन रासायनिक घटना है, कौन है आपका, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना भी आपको बताए थे। बाकी आपका ये जल का जमकर बर्फ बनना हो गया, जल वाष्प का बनना हो गया, पानी में चीनी का विलयन हो गया, ये सब क्या आपका तो रासायनिक भौतिक परिवर्तन, इसको भी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। कौन सी प्रक्रिया ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाती है, तो आप बताया था डेली अपने घर में यूज़ करते होंगे, आपके माता पिता शाम में क्या करते होंगे, पूजा करते होंगे, तो आरती जो करती होंगी कपूर से करते होंगे। तो कपूर क्या है दोस्तों आपका, ये ठोस है, फिर उसको जलाते हैं तो क्या होता है, फीता गैस बन जाता है, उसी को बोलते हैं सब्लिमेशन, या हिंदी में बोलते हैं उदरपातन बोलते हैं दोस्तों, इसको ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। मोमबत्ती का जलना क्या है, तो मोमबत्ती का जलना आपको दोस्तों ये क्या है, केवल और रासायनिक परिवर्तन है। क्या है ये, केवल रासायनिक परिवर्तन है। यदि मोमबत्ती का अलग होता है, मोमबत्ती का गलना अलग होता है, मोमबत्ती का जलना अलग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। आगे है कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, कौन सा है, तो लकड़ी का जलना दोस्तों, लकड़ी का जलना। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन हम आपको बताएंगे रासायनिक परिवर्तन के असत्य, कौन कथन असत्य है रासायनिक परिवर्तन के लिए, तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ये उत्क्रमणीय नहीं है बल्कि क्या अनुत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय मतलब कि रासायनिक परिवर्तन को दोस्तों हम लोग अन्य भाषा में क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय बोलते हैं, याद रखिएगा। उत्क्रमणीय किसको बोलते हैं, ये भौतिक परिवर्तन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन को। इसको भी ध्यान दीजिए, कभी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछ देगा, सिंपल पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं, तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है। दूध से चाय बना दी, नया पदार्थ बन गया। निकाय के एंथैल्पी का में परिवर्तन होता है, बिल्कुल परिवर्तन होता है। रासायनिक गुण में क्या होता है, परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। तो ये उपयुक्त क्या होगा, सभी आपका इसमें देखने के लिए मिलेगा। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसमें से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो पानी का उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आगे है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, इसमें से रासायनिक अभिक्रिया मतलब वही रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात कर रहा है। तो लोहे में जंग लगना है, पानी से भाप बनना बिल्कुल नहीं है, क्या है ये भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो इतनी सारी बातें बताकर दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आते हैं हम लोग आगे हम लोग बात करते हैं अणु परमाणु के भार। जब बताया था एटॉमिक मास के बारे में बताए थे, एटॉमिक मास के बारे में बताए थे। एटॉमिक मास के बारे में आपको बताए थे कि एटॉमिक मास कैसे निकलता है, तो आपको हम फिर से बताना चाहेंगे। आपको हम बताएं कि आप 1 से लेकर 20 तक जरूर याद रखिएगा। 1 से लेकर 20 तक जो परमाणु क्रमांक है उसको याद रखिएगा, और जो परमाणु का नाम है उसको याद रखिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उसका वो याद रखने से आपको बताए थे कि उसका द्रव्यमान संख्या भी आपको हम याद करवा देंगे। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या से क्या करते हैं हम लोग, एटॉमिक मास निकालते हैं। एटॉमिक वेट बोलिए, मॉलिक्यूल बोलिए, वो हम निकालते हैं दोस्तों। तो कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे आपको। तो हम बताए थे कि जहाँ पर जिसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, इवन होगा, मतलब सम होगा, उसमें क्या कीजिएगा, उसके परमाणु क्रमांक में 2 से गुना कर दीजिएगा। अगर इवन है तो 2 से गुना कर दीजिए, अगर ऑड है तो क्या कीजिए 2 से गुना करके उसमें +1 कर दीजिए, उसका क्या निकलता है, आपका द्रव्यमान संख्या निकलता है। जब इतना आपको पता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे बोला ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3।
तो ऑक्सीजन का कितना इसमें परमाणु है दोस्त, इसमें ऑक्सीजन का सर 3 परमाणु है। कितना है, 3 परमाणु है। देखिए अणु अलग होता है, परमाणु अलग होता है। देखिए फिर से बताना चाहेंगे आपको, ये H2O है, ये क्या है, ये एक अणु है, लेकिन आपको परमाणु बोलेंगे कि इसमें H2O कितने परमाणु से मिलकर बना हुआ, तो बोलिएगा सर हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो कितना हो गया कुल परमाणु, तो इसमें 3 परमाणु है। कितना है, 3 परमाणु है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग आगे। जैसे देखिए आपको अगला प्रश्न दे रहा है कि पानी का जो भारी जल होता है उसका अनुभार कितना होता है, इसका मास कितना होता है वो पूछ रहा है। तो भारी जल होता है D2O, इसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है। तो D क्या है आपका, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ड्यूटेरियम बोलते हैं इसको। तो ये 2 है, तो इसका क्या होता है 4, इसका भार कितना होता है 4 हो जाता है। और ये जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु संख्या, तो सर 8 होता है। 8 क्या है भैया, तो 8 आपका क्या है, तो इवन नंबर है। तो इवन में क्या करे बोले थे आपको, दुगुना कर दी, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा आपका, द्रव्यमान संख्या आपका ऑक्सीजन का 16, तो 16 4 कितना होगा 20। तो इस तरफ D2O कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस तरह से आप आगे भी निकाल सकते हैं। पानी का बोल दिया तो पानी का निकाल लीजिए H2O, तो इसका तो बता दें अभी 8 दूनी 16 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो एक इसका सब चीज़ एक ही होता है, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब कीजिएगा तो ये इसका एक ही होता है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 16 2 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। एटॉमिक मास यूनिट होता है। किस यौगिक की अणु सन्निहित 40 है, 40 मतलब कि इसमें से परमाणु वही भार पूछ रहा है, इसका 40 है। तो यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन है सोडियम, जो आपका हाइड्रोक्साइड है दोस्तों उसका 40 है। जैसे सोडियम कितना है 11 होता है, 11 दूनी कितना बताया था 22, इसमें 2 से गुना करके प्लस 1, क्योंकि ये दोस्तों ऑड है, तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 23 हो जाएगा। ऑक्सीजन का बताया 16, इसका बताया कितना 1 बताया हाइड्रोजन का, 23 और 16 39 है, कितना हो जाएगा 40। तो इस तरह से इसको भी आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बोला परमाणुकता बोला, मतलब कि वहीं परमाणु कितने हैं ये बताए थे गिन करके। तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। तो 4 1 5 2 7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। अगर आपके क्लियर है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। यही हम प्रयास करेंगे कि आपका एग्ज़ाम खत्म होने के बाद यही सब क्लियर करेंगे और अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे हर एक सब्जेक्ट को, ताकि आप कोई भी एग्जाम में बैठे दोस्तों तो अपना रिजल्ट अच्छा करके, मतलब कि उसमें अच्छा स्कोर करें। जब अच्छा स्कोर कीजिएगा तो रिजल्ट दोस्तों आएगा ही आएगा। आगे हमारा है कि मोल संकल्पना और एवोगाड्रो संख्या हम लोग बोलते हैं दोस्तों, उस पर ही बात करेंगे। पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिलीलीटर है, कमरे के ताप पर जल की अणुओं की संख्या क्या होगी। तो इसका दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है। यहाँ पर जो आपका एवोगाड्रो संख्या होता है या उसका जो आपका फॉर्मूला होता है आयतन या द्रव्यमान निकालने का दोस्तों, ये आयतन गुने घनत्व होता है। आयतन गुने क्या होता है, घनत्व होता है। आपको जल घनत्व पता है कि जल का घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछता है तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है जल घनत्व, लेकिन अगर ग्राम में पूछ देगा तो 1 ग्राम होता है। तो इसमें क्या करना है 1 ग्राम होता है, और जल का आपका जो एटॉमिक मास कितना होता है 18 होता है, अभी निकाल के आपको दिखाए थे हम। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसमें क्या किया जाए मोलों की संख्या निकालने के लिए ये कैलकुलेशन कर करके अपना मोल की संख्या निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जब निकालिएगा दोस्तों तो आपका आ जाता है, ये क्या आएगा आपका 3.01 × 10⁻20 आपका हो, ये आपका आएगा। तो इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आप आसानी से निकाल लीजिएगा। 0.16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं। तो अगर मोल बोलेगा कि कोई भी मतलब कि परमाणु होते हैं उसमें मोलों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों होता है ये 6.023 × 10⁻23। अगर आपसे मोल पूछा है कि एक परमाणु में कितने होते हैं, तो जितना मोल होता है दोस्तों आपका, तो उससे क्या कीजिएगा जितना आपको दिया रहेगा उससे आपको डिवाइड करना है। किससे, मतलब कि जो उसका मास होता है, मतलब द्रव्यमान संख्या होता है। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। तो 16 पर डिवाइड इसको जब कीजिएगा तो आपका आंसर दोस्तों निकल करके आ जाएगा। तो उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग। ये देखिए कितने अणु में 1 मोल के बराबर होता था, ये बता दिए थे। ये क्या होता है इसको याद रखिएगा कि एक अणु में कितने मोल होते हैं, तो 6.023 × 10⁻23। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा ताकि आपसे एग्जाम में पूछे तो आप उसको सॉल्व कर दे आसानी से। आगे हम लोग आते हैं धातु और धातु पर। धातु और धातु उपधातु होते हैं। अब एक पूछा प्रश्न आपसे कि एक अधातु, धातु है नॉनमेटल है आपका, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो कौन है दोस्तों, देखिए यहाँ पर नाम नहीं दिया, यहाँ पर प्रतीक दे दिया, तो प्रतीक भी आपको पढ़ना जरूरी होता है। तो जो Hg है पारा है, तो पारा धातु नहीं अधातु है। अगर पूछेगा कि द्रव अवस्था में कौन सा धातु रहता है तो पारा, लेकिन अधातु पूछा तो हो जाएगा ब्रोमीन, जिसको हम लोग Br से सूचित करते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। कौन धातु नहीं है, इसमें से धातु कौन नहीं है, तो पारा हमारा धातु है। ये पारा Hg का है। ये मैग्नीशियम हो गया, ये आपका लेड मतलब कि शीशा हो गया, ये भी आपका धातु है। लेकिन ये फास्फोरस आपका धातु नहीं, क्या है ये अधातु है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन है। आघातवर्धनीय जिसको पीट पीट कर आप पतला से पतला चादर बना सकते हैं। तो पतला से पतला चादर किसका बनता है दोस्तों, तो सोना का। इसे पतला से पतला ताड़ भी बना सकते हैं, पतला से पतला चादर भी हम दोस्तों बना सकते हैं। तो सोना का बनता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ज़्यादा तन्य होता है और आघातवर्धनीय होता है आपका सोना।
आगे हम लोग आते हैं, आगे हमारा है विलियन के बारे में बढ़ते हैं। उसके अलावा इसमें आपको धातु में और पूछता है कि सबसे भारी, सबसे हल्का, ये सभी याद रखिएगा। आगे है विलियन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, विलियन क्या होता है। देखते हैं हम लोग कोलाइडीय कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को परिघटना क्या करते हैं। कोलाइडीय कण क्या करते हैं, प्रकाश से प्रकीर्णन होते हैं। प्रकीर्णन मतलब बिखरते हैं, तो बिखरने की घटना क्या बोलते हैं, तो टिंडल का प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिंडल का प्रभाव बोलते हैं दोस्तों। कौन इमल्सन है, तो इमल्सन बताए थे, इसमें दूध बोलेगा, इमल्सन पायस इसको बोलते हैं, क्योंकि दूध क्या है दोस्तों आपका, ये दूध द्रव में द्रव का क्या है, मिश्रण है दोस्तों, इसको भी ध्यान देना है आपको। आगे हम लोग आते हैं, आगे हमारा प्रश्न है कि बादल या कोहरा, देखे होंगे बादल कोहरा, तो किस कोलाइडीय निकाय का उदाहरण है। तो बादल कोहरा किससे बना है, तो सर बादल कोहरा में क्या होता है, द्रव होता है, देखते होंगे उसमें पानी का थोड़ा सा अंश होता है और गैस होता है, इससे मिलकर दोस्तों बना होता है। उसी तरह से धुआं भी क्या होता है, धुआं में दोस्तों आपका ठोस होता है, क्या होता है उसमें, ठोस और गैस से मिलकर बना होता है। ठोस मतलब कि जो कण छोटे छोटे होते हैं पार्टिकल, उससे मिलकर तो ये धुआं बना होता है। एक पदार्थ जो जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, पदार्थ कौन है, तो ये दोस्तों आपका गैस है। गैस ऐसा एक पदार्थ है दोस्तों जिसमें क्या होता है, उसको ताप बढ़ाइएगा तो उसकी जो विलेयता होती है दोस्तों क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने से अपेक्षा क्या होती है, उसको घटते जाती है दोस्तों। ताप जैसे बढ़ती है उसकी विलेयता घटती जाती है। आगे दिया है मतलब कि यहाँ कणों के आकार का आरोही क्रम, मतलब छोटा से बड़ा फजाना, तो सबसे छोटा कण किसका है, सबसे बड़ा कण किसका है। तो आपको बताया था कि जो वास्तविक विलियन होते हैं, जो कि रियल विलियन है दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें जो कण होते हैं वो आपको अपनी खुली आंखों से नहीं दिखेंगे, लेकिन जो कोलाइडीय होते हैं ये भी थोड़ा नहीं दिखते, लेकिन इससे थोड़ा सा ये बड़े होते हैं। और सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों, आपका निलंबन होता है। निलंबन जो आप नाली का पानी देखते होंगे आप, या नींबू पानी का शरबत देखे होंगे, तो नींबू देखते होंगे उसके छोटे छोटे कण आपको दिखते होंगे पानी में, तो ये क्या होते हैं, दिखते हैं, तो इसको हम आरोही क्रम इस तरह से सजा सकते हैं, तब का क्या हो जाएगा, वास्तविक कोलाइडीय और निलंबन हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं कि विलियन का सांद्रता व्यक्त करने के लिए, जो विलियन कितना सांद्र है, मतलब सांद्र मतलब कितना गाढ़ा है, कितना गड़ा है, तो कौन सी इकाई ताप का प्रभाव में प्रभावित नहीं होता, मतलब किसका हम प्रयोग नहीं करते, तो मोलरता करते हैं, लेकिन जो मोल लता है दोस्तों इसका हम नहीं करते हैं। बाकी नॉर्मलता हो गया आपका, ग्राम प्रति लीटर का करते हैं, लेकिन ये हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं, आगे है कि परमाणु संरचना, रदरफोर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। तो रदरफोर्ड के बारे में आप सुने होंगे कि अल्फा कणों का स्रोत क्या था, तो इनका अल्फा कणों का स्रोत दोस्तों हीलियम का नाभिक था। हीलियम के नाभिक से दोस्तों इन्होंने अल्फा कण का मतलब इन कहाँ से लिए थे अल्फा कण, उसके बारे में बता रहे हैं, तो हीलियम का नाभिक। बाकी आपसे बोलेगा कि अल्फा बीटा जो गामा की खोज किए हैं ये भी दोस्तों आपके रदरफोर्ड ही किए थे, नाभिक की खोज भी आपके रदरफोर्ड ही किए थे। आगे है कि यहाँ पर बी दिया है, मतलब बेरिलियम दिया है कि चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, इसका क्या हो जाएगा, क्वांटम संख्या होगी दोस्तों, तो ये ऑप्शन या इसको याद रख लीजिएगा, ये निकालने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आगे है कि किसका आकार न्यूनतम होता है, यहाँ पर न्यूनतम किसका है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये इसका जो आकार है दोस्तों ये क्या है, ये न्यूनतम नहीं है। जो आपका पॉजिटिव होता है उसका आकार क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम होता है। ये सबका देखिएगा तो सबका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। जो आपका मतलब सिंपल समझिए, जो आपका धातु होते हैं उसका आकार न्यूनतम होता है, और जो अधातु होता है उसका आकार क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। ये ध्यान दीजिएगा। आगे दिया है संकरण निकालने के लिए, इसका संकरण क्या अवस्था क्या होगी, तो संकरण निकालने के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए संयोजकता, क्या पता होना चाहिए, संयोजकता पता होना चाहिए। तो हमसे सिंपल पूछा क्लोरीन का, तो क्लोरीन का संयोजकता का मतलब दोस्तों अपने आप को स्टेबल करना। स्टेबल मतलब कैसे स्टेबल करेंगे, तो आप स्टेबल कैसे हो सकते हैं, दो तरीके से स्टेबल हो सकते हैं। एक होता है कि आप अपनी मेहनत से हो सकते हैं, दूसरा आप बोलते हैं ना कि पैरवी, क्वेश्चन किसी से खरीद लेंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब कि पैरवी से अपनी नौकरी को लेना दोस्तों। तो जो पैरवी से नौकरी लेता है वही कहलाता है, समझिए कि संयोजकता कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। तो क्लोरीन का कितना होता है परमाणु संख्या, तो होता है 17 सर, कितना होता है, 17 होता है। अब इसको तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक में, पहला घर में बताया था 2 होता है, दूसरा घर में कितना होता है 8 होता है, और तीसरा घर में कितना होता है 7 होता है। कितना होता है 7 होता है, तो 2 8 7 मतलब 17 हो गया। अब जो संयोजकता इसका कितना होता है, संयोजकता सर इसका होता है 1, कितना होता है, मतलब कितना लेना है इसको, तो 1 लेना है। इसमें रुक जाइए, क्लोरीन का संकरण अवस्था, अच्छा रुकिए, हाँ, तो इससे कितना हो गया संयोजकता दोस्तों, यहाँ पर हो गया इसका 1, कितना हो गया इसका 1 हो गया। अब फ्लोरीन जो है आपका कितना है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का संयोजकता कितना होता है, तो जब आप फ्लोरीन का जब निकालिएगा भाई, तो फ्लोरीन कितना होता है 9 होता है। तो पहला घर में कितना हो जाएगा 2, दूसरा घर में कितना हो जाएगा आपका, तो 7 होगा। फ्लोरीन एक ही है, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 1, कितना लेगा, मतलब इसका -1 हो जाएगा। तो जब इसका कैलकुलेट कीजिएगा ना, कैलकुलेट के तो समय लग जाएगा, लेकिन आप कैलकुलेशन कीजिएगा, इसको अलग से जब पढ़ाएंगे ना हम आपको, तो यहाँ पर आपको बताएंगे कैसे निकलता है, लेकिन याद रखिएगा संयोजकता से आप इसका काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, SPQD हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। नीचे दिए हैं कुछ कक्ष दिए हैं, इसको कौन दर्शाता है ये ध्यान दीजिए, तो इसका ऑप्शन याद रखिएगा। कुछ ऐसे प्रश्न हो जाते हैं जो आपको जो आपके NCERT बुक होते हैं उस पर छाप देते हैं, तो इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा DX² - Y²। आगे आते हैं हम लोग, आगे है कि किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्ष मतलब बताया था कक्ष क्या होता है, KLMN होता है, तो तीसरे कक्ष के बता दें इलेक्ट्रॉन की कोणीय
संवेग का मान क्या होता है, तो इसका याद रखिएगा, कोणीय संवेग का मान इसका 3.15 इंटू 10⁻34 होता है। ये इसका किसका, तो तीसरी कक्षा का कोणीय संवेग का मान। आगे ये कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है, कौन सा परमाणु में नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन न्यूट्रिनो दोस्तों नहीं होता। ये सब अस्थायी कण है, लेकिन ये आपका अस्थायी है, तो ये दोस्तों किसी में रहेगा किसी में नहीं रहता, ये ध्यान दीजिएगा। तत्व का सबसे छोटे कण का भाग क्या को क्या कहते हैं, तो तत्व के सबसे छोटे भाग को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो एटम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, एटम कहते हैं, मतलब परमाणु कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संरचना निकालने के लिए बोला। इलेक्ट्रॉनिक संरचना मतलब किससे निकालते हैं हम लोग, तो ये जो आपका है नीचे क्या है, ये आपका ये परमाणु संख्या है। क्या है, परमाणु संख्या। ये क्या है, द्रव्यमान संख्या। ऊपर क्या द्रव्यमान संख्या है, तो परमाणु संख्या मतलब कि आपका हो गया ये, इसको हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। तो 13 को क्या कीजिएगा, तोड़िएगा। तोड़िए मतलब ऐसे घर में अलग अलग घर में कीजिए। पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में 3, तो 2 8 3 कितना हो जाएगा, 2 8 3, मतलब ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे दिया है कि सोडियम आयन। आयन का मतलब होता है जो प्लस माइनस होता है, मतलब जैसे समझिएगा सोडियम क्या है आपका धातु है, तो ये प्लस होगा, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगा, तो जब यहाँ सोडियम, सिर्फ सोडियम का पूछता तो मेरा आंसर होता है ये, लेकिन सोडियम आयन पूछा है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको भी ध्यान देने वाली बात है आपका। न्यूक्लियॉन मतलब कि आपका नाभिक। तो नाभिक में क्या होता है दोस्तों, तो नाभिक में 10 सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और आपका इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसको भी ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। खोजकर्ता के बारे में बता दिए थे, थॉमसन थे। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो परमाणु के नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आगे आते हैं, तो चक्रण क्वांटम की संख्या का मान संभव है, तो दोस्तों 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है, ये ध्यान दीजिएगा। किसमें sp संकलित कार्बन, वही संकलन निकालने के लिए बात कर रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी देख रहे हैं, CH आपका डबल बॉन्ड बना है यहाँ, मतलब कि यहाँ पर द्विबंध है, यहाँ पर डबल बॉन्ड वही CH। ये क्या है दोस्तों आपका, ये इसमें sp संकलित है। आगे है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r दिया है, क्वांटम संख्या उसका n दिया है, उसका संबंध दर्शाना है आपको। तो दोस्तों इसका होता है r समानुपाती n²। क्या होता है, बोर के नियम के अनुसार r समानुपाती n², मतलब जैसे जैसे r बढ़ेगा तो आपका जो वो दिया है उसका कक्षीय संख्या, क्वांटम संख्या, वो दोस्तों स्क्वायर में बढ़ेगा। इसको भी ध्यान दीजिएगा। बोर की परिकल्पना के अनुसार, ये आपको कुछ निकालना नहीं है, बस सिंपल याद रखना है। एनवे स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग क्या होता है, तो इसका ऑप्शन होता है πh/2n। ये आपका क्वांटम संख्या हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग का है कि CO में कार्बन का संकरण क्या होता है। कार्बन का संकरण निकालना है, तो वही आपका संयोजकता निकालना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कितना है, तो इसका sp होता है। कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो यहाँ दोस्तों अल्फा जो कण होता है उसका द्रव्यमान, ये जो ऑप्शन दिए हैं इसके अनुसार सबसे ज़्यादा किसका है, तो अल्फा कण का द्रव्यमान दोस्तों सबसे ज़्यादा है। अल्फा कण के बारे में बताते रदरफोर्ड खोज किए थे। आगे हम लोग का है कि इस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इसमें क्या है, पेयर में दोस्तों नहीं है। तो पेयर में कौन नहीं है, तो आपका पेयर में दोस्तों ये आपका नहीं है, मतलब कि इस पर देख रहे हैं क्या है आपका माइनस में दिया है, तो ये आपका नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, तो यहाँ चैडविक ने की थी। किसने की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन याद रखिएगा, वो हमेशा आपसे एग्जाम में पूछता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया है और आपसे धातु का नाम पूछा था। 2 8 7 सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 17 आएगा। 17 किसका है, तो 17 आपका क्लोरीन का है। आपको बता रहे हैं कि 20 तक याद रखिएगा, अधिकतर आपके एग्जाम में 20 तक ही पूछता है। आगे दिया है आपको कि किसी तत्व की परमाणु संख्या कितना है, 16 है, और द्रव्यमान संख्या 32 है। द्रव्यमान क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। ठीक है, आपसे न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो जो परमाणु संख्या होता है ना भाई, वही आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मान कितना है, 32 है, और आपका प्रोटॉन पता है कितना, 16। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 32 में 16 घटे कितना बचेगा आपका, तो 16 बचेगा। ये आपको बता दिए थे GS के निचोड़ में, इसको भी ध्यान दीजिएगा। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ में घूमता है। ये किसने कहा था, ये वोहलर का नियम है, याद रखिएगा, वोहर का नियम है। वोहलर कहीं कहीं लिखता है, इसको भी ध्यान दीजिए। ये आपका जो NCERT है उसका जो आपका वक्तव्य दिया उसी से उठा करके आपको डायरेक्ट यहाँ पर डाल दिया है। आगे है यहाँ पर कि कोई तत्व है, परमाणु है, उसका क्रमांक आपका मतलब कि वही प्रोटॉन है। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन याद रखिएगा सेम होता है। अगर परमाणु अगर उदासीन है दोस्तों, तो उसका इलेक्ट्रॉन भी समान होगा। मतलब परमाणु ये कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो परमाणु क्रमांक है, मतलब एटॉमिक जो नंबर है, एटॉमिक नंबर है, ये तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं, याद ये दिमाग में डाल लीजिए। परमाणु का भार कितना है, 20 है। तो आपसे पूछा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो आपको पता है 10 होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 10 क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे आते हैं, देखिए आपको वही पूछ दिया आपसे, यूरेनियम है, यूरेनियम 238 दे दिया आपको। तो यहाँ पर यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 92 होता है। आपसे पूछा है क्या, तो यहाँ प्रोटॉन पूछा, न्यूट्रॉन पूछा, तो आपका क्या बताया, 92 है। तो 92 आपका प्रोटॉन भी होगा और आपका 92 आपका इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो 92 प्रोटॉन और 92 इलेक्ट्रॉन भी है, बता दिए, दोनों सेम होता है, परमाणु संख्या भी सेम होता है। न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 146 होगा। कैसे होगा सर, तो बता दिए थे कि जो आपका ये 238 है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है।
तो आपको बताएं ये जो नीचे दिया रहता है वो क्या है, प्रोटॉन की संख्या है, क्योंकि परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन। तो इनमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 146 आ जाएगा, 146 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। इस तरह से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इससे समझ जितने भी प्रश्न आएंगे उसको आप बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई तत्व ऐसे परमाणु से बना है जिसके लिए समान होते हैं, क्या समान होते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं, वही कहलाता है। समस्थानिक के बारे में बोल रहा है, वही बात है आपका, तो प्रोटॉन की संख्या समान होता है। यहाँ पर भी नाभिक में नहीं होता है, नाभिक में क्या नहीं होते हैं, तो क्या नहीं होंगे, तो आपका 92 प्रोटॉन तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा सर। न्यूट्रॉन 92 नहीं होगा, क्योंकि बता दी न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, 238 में से घटाने पर 146 न्यूट्रॉन होगा, लेकिन ये आपका नहीं होगा। बाकी न्यूक्लियॉन का मान होता है 238 हो सकता है, मतलब ये परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो आपका 92 नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको जो बता रहे हैं वो समझ में आपको आ रहा होगा। नाभिक की खोज किसने की थी, तो दोस्तों रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक सिद्धांत के बारे में इसका याद रखिएगा। रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए किया था दोस्तों, तो नाभिक की खोज के लिए दोस्तों किया था। सोने का पत्थर लेकर के दोस्तों उस पर अल्फा कण से प्रहार किया था। यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहे थे, आपका प्रोटॉन कितना है, यहाँ पर 6 है, तो 14 में से घटाइएगा 6 तो कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में ये आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। न्यूक्लियॉन का मान बताना है आपको, न्यूक्लियॉन कितना, मतलब न्यूक्लियन मतलब वही उसका मान क्या होता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग आपका न्यूक्लियॉन होता है, वही नाभिक की बात कर रहा है। एक परमाणु का नाभिक में सम्मिलित होता है। नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में सर हमको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपके आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। समस्थानिक के बारे में बात किए थे, समभारी के बारे में बात किए थे, और सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। तो समस्थानिक क्या होता है, जिसका स्थान सेम होता है लेकिन द्रव्यमान अलग होता है, जिसका द्रव्यमान सेम है लेकिन स्थान अलग अलग है। सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसका इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है दोस्तों, आपका समान होता है। अब आते हैं समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होता है। वही परमाणु क्रमांक कहने मतलब प्रोटॉन, ये ध्यान दीजिएगा, वही स्थान उसका। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, देखिए परमाणु क्रमांक सबका सेम है, द्रव्यमान संख्या क्या अलग है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये समस्थानिक। स्थान सेम, लेकिन ये ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। 1 मिनट, आपका अपलोड हो रहा है क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग आगे है, देखिए यही याद रखिएगा, ऑक्सीजन का 3, हाइड्रोजन का 3 होता है। इसको पोटेशियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम, यही भारी जल का इस्तेमाल करते हैं। ट्राइट्रियम जो आपका ये क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दिया है, ये क्या कहलाएंगे, देखिए यहाँ पर परमाणु क्या है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है। परमाणु क्रमांक अलग हो, द्रव्यमान सेम हो, तो सर इसको संभारिक कहेंगे। क्या कहेंगे, संभारिक। क्या बोलेंगे, संभारिक तो दिया नहीं है भैया, तो क्या है, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक मतलब देखिए न्यूट्रॉन निकाल के देखते हैं हम लोग, तो 86 में से घटाइएगा 36, कितना बचेगा आपका 50। कितना होगा 50। 85 में से घटाइएगा 37, तो कितना होगा 50। देखिए मतलब दोनों में, यहाँ भी न्यूट्रॉन 50, यहाँ पर 50, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सम न्यूट्रॉनिक। अगर इलेक्ट्रॉन समान रहेगा तो उसी को बोलेंगे सम क्या, इलेक्ट्रॉनिक। ये ध्यान दीजिएगा। आगे दिया है किसी तत्व के समस्थानिक पर तात्पर्य है, तो समस्थानिक क्या होता है भैया, तो समस्थानिक सर हमको पता है कि उसके तत्व के परमाणु संख्या क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। जब द्रव्यमान होंगे तो समान, तो संभारिक हो जाएगा। समस्थानिक कौन, हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं है, पोटेशियम है सर, ड्यूट्रियम है सर, ट्राइट्रियम भी है, लेकिन जो इट्रियम है ये सब समस्थानिक हाइड्रोजन का नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। समस्थानिक जिसको हम इंग्लिश में आइसोटोप कहते हैं, किसमें भिन्न होते हैं, किसमें भिन्न होते हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या में दोस्तों क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। बाकी आपका इलेक्ट्रॉन समान होगा, प्रोटॉन समान होगा, और रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों क्या होगा, इसके सेम होते हैं रासायनिक गुण भी। अब यहाँ पर क्या है, उदाहरण देखिए, यहाँ पर क्या है, दोनों अलग अलग है, मतलब परमाणु क्रमांक अलग है, मतलब दोनों का स्थान अलग है, लेकिन द्रव्यमान सेम है। तो द्रव्यमान जब सेम होगा तो क्या कहलाएगा, संभारिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संभारिक कहलाएगा सर। आगे आते हैं हम लोग गैस के नियम। गैस के नियम में चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, ये सब याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल जो बता रहे हैं बस वो याद रखिएगा। एक आदर्श गैस में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल होती है, तो आदर्श गैस में जो अनुदैर्घ्य तरंग की चाल होती है वो √P/d होती है, √P/d होती है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये सिंपल आप याद रखिएगा। आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होती है, तो जो आदर्श गैस के बारे में बात करेंगे तो समतापीय परिवर्तन में उसकी जो ऊर्जा होती है वो स्थिर होती है, मतलब क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। ये भी याद रखना है आपको। एक चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम जरूर याद रखिएगा। उनके बीच में जो अस्पष्टता क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, ये बताए थे भी, मतलब ये वॉल्यूम है, टेम्परेचर और प्रेशर है। तो V2/V1 क्या होता है, P1/P2 इंटू T2/T1 होता है। ये क्या होता है, ये चार्ल्स का नियम है। ये जब गैस का नियम पढ़िएगा, जब वो डीप में पढ़ाएंगे तो यहाँ पर समझाएंगे। बाकी अभी बस ऐसे ही याद रखिए। बाकी बॉयल का नियम है, बॉयल के नियम में याद रखिएगा क्या स्थिर रहता है, ताप स्थिर रहता है। ताप क्या होता है, स्थिर रहता है। और जो प्रेशर होता है दोस्तों, मतलब कि दाब होता है, वो क्या होता है आपका वॉल्यूम का, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मान लीजिए वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा,
वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। याद रखिएगा, ताप क्या होता है, स्थिर होता है। किसमें, बॉयल के नियम में। क्या होता है, बॉयल के नियम में। और चार्ल्स का नियम भी देख लीजिए, चार्ल्स के नियम में क्या आता है आपका, तो चार्ल्स के नियम में दाब क्या होता है, स्थिर रहता है। जब दाब को हम प्रेशर को स्थिर रखेंगे तो जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है आपका, अनुक्रमानुपाती, मतलब कि वॉल्यूम, जब मान लीजिए वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये चार्ल्स का और बॉयल का दोनों का नियम याद रखिएगा। चार्ल्स, बॉयल। बॉयल में क्या है, कांस्टेंट, ताप का, ताप कांस्टेंट है। बॉयल, कोई चीज़ को बॉयल करते हैं तो क्या चाहिए आपको, ताप चाहिए। तो ताप क्या है, कांस्टेंट है बॉयल के नियम में। और चार्ल्स के नियम में दोस्तों आपका दाब क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट है। इसको भी ध्यान रखिएगा, स्थिर है। आगे हम लोग आते हैं, आगे हमारा क्या है, तो गैस के अणुओं की औसत गैसीय ऊर्जा सीधे अनुपात होती है। किसकी होती है, टी के समानुपात, मतलब टेम्परेचर के फिर समानुपाती होती है। इसको भी याद रखना है। अब यहाँ पर दिया है क्या हमको, तो किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान में 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है। यदि दाब स्थिर रखा जाए, दाब स्थिर रखा जाए मतलब कि ये चार्ल्स का नियम, तो 546 परम ताप पर उसी गैस का द्रव्यमान का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर जो चार्ल्स का नियम बता दिया था आपको, देखिए चार्ल्स के नियम के लिए ये फार्मूला का इस्तेमाल कर लीजिएगा। जब आपका जब प्रश्न पढ़िए तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि किसका नियम है, उसके अनुसार आप क्या लीजिए, अपना फार्मूला लगा दीजिए, आपका कैलकुलेट करके अपना निकाल लीजिए। आगे दिया यहाँ पर क्या दिया, देखिए यहाँ पर किसी पात्र में दाब तथा ताप दोनों गैस ए और बी है। समान आयतन के प्रसार के समय 4:1 के लिए है। तो द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, तो बस इसका स्क्वायर करके उल्टा कर दीजिए, मतलब एक अनुपात क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक अनुपात क्या हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। याद रखिएगा, वो फार्मूला होता है, याद रखिए। अब आते हैं रेडियो एक्टिविटी और नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं। तो यूरेनियम के बहुत सारे समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 239, लेकिन यूरेनियम 235 होता है तो ज़्यादा अस्थायी होता है अन्य यूरेनियम का समस्थानिकों की तुलना में। याद रखिएगा, तो यूरेनियम 235 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं करता है। कौन नहीं करता है, तो ये कम ताप, मतलब कमरे के ताप पर होती है। तो ये कमरे के ताप पर तो नहीं होती है, क्योंकि नाभिकीय संलयन के लिए हमें उच्च तापमान चाहिए। जैसे सूर्य में क्या है, सूर्य के तापमान को आप कमरे में रख सकते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकते हैं सर। आगे दिया है आपको कि रेडियो सक्रिय तत्व विघटन 2.31 × 10⁻19 है। इसका अर्ध आयु काल क्या होगा, तो अर्ध मतलब आधा आयु काल। तो आधा आयु काल क्या होगा, तो इसका ऑप्शन बी याद रखिएगा, अर्ध आयु काल याद रखेंगे। इसको निकालना सिखाएंगे हम अभी। अब जैसे देखिए यहाँ पर दे दिया आपको कि एक रेडियोधर्मी तत्व अर्ध आयु कितना है, 6 महीना। अर्ध मतलब कि आधा, आधा कितना लग रहा है, 6 महीना। तो कितना करना है इसको, आपका 1/16 करना है। क्या करना है, 1/16 करना है। तो 1/16 करने के लिए क्या करेंगे, फिर इसको आधा करेंगे। तो आधा करेंगे कितना, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, फिर 6 मतलब लगेगा, फिर आधा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। फिर 6 लगेगा, फिर आधा कीजिएगा तो 1/16 हो जाएगा, फिर 6 लगेगा। कितना हो गया, 6, 6 12, 6 18, 6 24, कितना हो गया, तो 2 वर्ष। कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। इस तरह से आधा करते जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फिर तरह से आगे है कि गामा रे मुख्यतः होते हैं, गामा, अल्फा बीटा गामा के बारे में सुने होंगे। तो जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सुने, जैसे देखिए आप समझा देते हैं। इलेक्ट्रॉन, चलिए क्या सुने पहले, प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। उसी तरह से अल्फ़ा, बीटा, गामा। अब इसमें समानता क्या है, दोनों समान नहीं है, याद रखिएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अल्फा में भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर नेगेटिव, तो बीटा पर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं होता, ये आवेशहीन होते हैं। तो जो गामा होता है दोस्तों, ये क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और मतलब कि जो प्रकाश है, प्रकाश क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश किसका बना है, तो फोटोन का बना है। किसका बना है, फोटोन का बना है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका अल्फा है, ये हीलियम के जो नाभिक हैं, हीलियम के जो नाभिक है, हीलियम के नाभिक के दोस्तों ये बराबर होते हैं, इसको भी ध्यान देना है। चार्ज क्या होता है इस पर, ये भी ध्यान रखिएगा कौन सा चार्ज होता है। तो गामा क्या होता है, फोटोन का बना है, क्योंकि गामा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, याद रखिएगा। पॉल बिलाडी से खोज करता है। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा किस रूप में आती है दोस्तों, तो सूर्य से हमके नाभिकीय अभिक्रिया के रूप में दोस्तों मिलता है, नाभिकीय संलयन होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अल्फा बीटा कण की खोज किसने की थी, तो अल्फा बीटा कण की खोज सर रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, याद रखिएगा। आगे है कि बीटा कण किस प्रकार के आवेश वहन करते हैं, तो बीटा कण बोल दिया था, बीटा बता दें नेगेटिव, अल्फा बीटा के बारे में। तो बीटा क्या होता है, नेगेटिव, मतलब कि ऋणात्मक होता है, अल्फा बोलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी याद रखिएगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र बने होते हैं। तो बने पात्र क्या होते हैं दोस्तों, आपके शीशा के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, शीशा के बने होते हैं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि स्टील, तांबा, लोहा के साथ इसमें आप इसको नहीं रख सकते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व की खोज किसने की थी, तो हेनरी बैकुरल। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, तो बता दिए, हेनरी बैकुरल ने की थी दोस्तों।
हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर जो आपका जो सूर्य काम कर रहा है, सूर्य से ऊर्जा मिल रही है, तारों में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, सूर्य और तारों में जो ऊर्जा होता है किससे होता है? नाभिकीय संलयन से होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो परमाणु बम होता है वो आपका नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, ये याद रखिएगा। आगे है, आगे क्या है भैया? आगे देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर ही हैं, कहीं हम यहाँ पर देख सकते हैं आप। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 जो द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल है, मतलब कि समय है, तो उसमें जापान और हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर जो अमेरिका ने किया था परमाणु बम गिराया था दोस्तों, वो कौन सी अभिक्रिया थी? तो सर ये विखंडन था, क्योंकि परमाणु बम आपका विखंडन पे काम करता है। दोनों बम का नाम है देखिएगा, लिटिल बॉय आपका हिरोशिमा पे गिरा था और फैट मैन नागासाकी पे गिरा। दोनों का डेट भी याद रखिएगा। याद रखिए कभी कभी बम का नाम भी पूछ देता है। D2O का अधिकतम उपयोग होता है। D2O का इस्तेमाल हम लोग परमाणु भट्टी में करते हैं मंडक के रूप में, मतलब कि जो क्रिया, मतलब कि जो क्रियाएं होती है उसको धीमा करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं? मंडक के रूप में आपका इस्तेमाल करते हैं D2O का, भारी जल का, या आप ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने का काम करते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। नाभिकीय रिएक्टर का अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है वो कहलाता है नियंत्रक छड़। क्या कहलाता है? नियंत्रक छड़ कहलाता है, ये याद रखना है आपको, जो कंट्रोल कर रहा है अभिक्रिया को। आगे है कि निम्नलिखित नाभिकीय क्षय में, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। कौन पहले निकलता है, बाद में कौन निकलता है? पहले बीटा निकलता है। क्यों निकलता है? पहले बीटा, फिर अल्फा, लास्ट में गामा निकलता है। बीटा, अल्फा, गामा, हम लोग अल्फा बीटा गामा बोलते हैं, लेकिन पहले कौन निकलता है? बीटा, फिर आपका गामा, फिर अल्फा, फिर आपका गामा निकलता है। कौन सी किरण धन आवेशित होती है? धन आवेशित कौन होती है? तो फर अल्फा होती है। क्या होती है? अल्फा होती है। गामा तो आवेशहीन होती है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। कभी कभी वेदन क्षमता पूछता है और आयनन क्षमता पूछता है, तो आपसे पूछेगा वेदन क्षमता, भेदने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो आपका सबसे ज़्यादा होता है गामा में, फिर होता है आपका बीटा में, फिर होता है आपका बीटा में, फिर होता है अल्फा में। ये भेदने की क्षमता है। क्या है? भेदन क्षमता। वहीं पूछ देगा आपका आयनन क्षमता पूछ देगा, तो क्या होगा? अल्फा बीटा गामा, सबसे ज़्यादा अल्फा में, फिर बीटा में, फिर गामा में होता है, याद रखिएगा। भेदन क्षमता किस में होता है और आयनन किसका होता है सबसे ज़्यादा? भारी जल को कहा जाता है, क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, जो आपका रेडियो सक्रिय में दोस्तों मंडक के रूप में काम करता है। सर्वप्रथम कृत्रिम रेडियो धार्मिता को उत्पन्न किया था, किसने उत्पन्न किया था दोस्तों? तो ये हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। इसको भी ध्यान आपको देना है। आगे आते हैं। आगे हमारा है, आपको लग रहा है कि सर फास्ट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा जो हम बताएं वो काम कर लीजिएगा, तो स्पीड को कम कर लीजिएगा, फास्ट कर लीजिएगा। अल्फा के बारे में बता दीजिए ना, हीलियम के नाभिक के बराबर होता है, क्योंकि आपको हीलियम का पता है कि नाभिक में भार कितना होता है? 4 होता है, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, तो दूनी कितना? 4 बता दिए थे। बीटा इलेक्ट्रॉन मतलब कि निगेटिव हो गया। गामा क्या होता है? फोटोन का बना होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। आगे आते हैं हम लोग। हो जा भाई, आगे अगला है हमारा क्वेश्चन क्या? हाँ, कौन विखंडन योग्य प्रकृति तत्व है? तो विखंडन में किसका इस्तेमाल करते हैं? वही नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय जो ऊर्जा होता है उसमें यूरेनियम 235 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। आगे हमारा है कि नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है दोस्तों? तो यूरेनियम 235, क्योंकि ये ज़्यादा अस्थायी होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन कौन है? तो सूर्य में दोस्तों आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आपका है, हीलियम है। हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ है सूर्य, तो हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना क्या कहलाता है आपका दोस्तों? नाभिकीय संलयन कहलाता है। रेडियो सक्रियता को भी दोस्तों हम लोग मापते हैं, उसका मापक क्या होता है? वाणिज्यिक रूप क्या होता है दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं GM गणक, मतलब कि GM काउंटर बोलते हैं। गीगर मूलर काउंटर के नाम से जानते हैं, जो रेडियो सक्रियता को दोस्तों मापने का काम करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे है, यहाँ पर दिया है कि एक रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्ष में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा कितना हो जा रहा है? तो 5800 में कितना हो जा रहा है? आधा हो जा रहा है। तो 1/4 होना है, तो 1/4 होने में फिर कितना लगेगा आपको? इसका आधा कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, तो आधा फिर होने में कितना लगेगा आपको? ये 5800, तो ये 5800, ये 5800 कितना हो जाएगा आपका? सबको जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 1 लाख, मतलब कि 11,600। 11,000 कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इस तरह से निकाल लीजिएगा आधा आधा करके, ज़्यादा फार्मूला मत देखिए, आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग संयोजकता और रासायनिक बंधन के बारे में। आपको बता दिए थे हम डाइक्रोमेट द्विऋणायन में क्या होते हैं, तो इसमें जो 6 क्रोमियम और ऑक्सीजन के एकल बंध क्या होते हैं? समकक्ष होते हैं, यह ध्यान दीजिएगा। आगे है यहाँ पर कि तत्व X के परमाणु के बाहर कक्षा में 4 क्या है आपके? इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ आपको दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। मतलब हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने में क्या सूत्र होगा? तो दोस्तों आपका ये हो जाएगा XH4, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है, कौन सी अनुसंरचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी नहीं करता? तो इलेक्ट्रॉन भागीदारी नहीं करता है, कहाँ नहीं करता है? तो इलेक्ट्रॉन भागीदारी करता है सहसंयोजन बंधन में।
स्वसंयोजन बंधन में आपका भागीदारी करता है, लेकिन जहाँ पर भागीदारी करता लिखा है, क्या है, भागीदारी करता है, तो भागीदारी कहाँ करेगा, तो स्वसंयोजन बंधन कहाँ दिख रहा है, तो बता दें स्वसंयोजन बंधन जहाँ पर दोनों क्या हो, आपका अधातु हो, क्या हो, दोनों अधातु हो। जहाँ पर धातु रहेगा दोस्तों, अधातु रहेगा, वो कहलाएगा आपका आयनिक बॉन्ड। वहाँ पर मतलब कि साझा नहीं करता, भागीदारी नहीं करता, बल्कि एक दूसरे को दे देता है, कहता है ले अपना ले जाओ, तुम अपना काम करो। तो यहाँ हाइड्रोजन दोस्तों क्या है, ये भी अधातु, अधातु क्या है आपका, ये स्वसंयोजन है, मतलब एक दूसरे का भागीदारी करता है और काम करता है, अपना मिलजुल कर काम करता है। आगे हमारा है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है सर। तो पहला घर में 2, दूसरा घर में 4, तो इसको अपना अष्टक पूरा करना है, मतलब 8 करना है, तो कितना चाहिए इसको, 4 चाहिए, कितना चाहिए, 4 चाहिए, कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे है कि सहसंयोजन अणु एक उदाहरण है। संयोजन अणु मतलब ये दोनों अधातु होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, अधातु होना चाहिए। सोडियम सर धातु है, ये तो होगा नहीं। लेड सर धातु है, नहीं होगा। लेड मतलब शीशा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाँ ये कार्बन क्या है, दोनों। क्लोराइड क्या है दोस्तों आपका, क्लोरीन, दोनों क्या है, गैस है, मतलब अधातु है। पोटेशियम आपका धातु है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये होगा सी, याद रखिएगा। आपको बता दिए थे हम जीएस के निचोड़ में। रासायनिक तत्वों से एक तत्व के दूसरे तत्व से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है दोस्तों। हम लोग संयोजकता से पता करते हैं कौन किसके साथ संबंध बना सकता है, कौन बना नहीं सकता है। तो लगभग 95% जो कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन क्या होता है दोस्तों, कार्बन में आपका बहुविध बंध बनाता है। क्या करता है, बहुविध बंध बनाता है, एकल, द्वि, त्रित, मतलब 7 तरह का बंध बनाता है वो। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र लिया है MHP4 होता है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो इसका दोस्तों MCl होता है, यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु के एक दूसरे से बंधन बंधे होते हैं। तो ग्रेफाइट में सबसे कमजोर बल होता है, बंधन से बंधे होते हैं, जिसका नाम है वंडर वाल बल। वंडर वाल बल बोला गया किस में होता है, तो ग्रेफाइट में होता है, जो सबसे दुनिया का सबसे कमजोर बंधन या बल है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पर SO दिया, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर दिया है, तो ये प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो ऑप्शन इसको 3 याद रख लीजिएगा। ये सब बेसिक जब पता करता है इसको आप बना सकते हैं, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है बनाना। संयोजक यौगिक क्या होता है, संयोजक यौगिक क्या होता है दोस्तों, जिसमें बंधन के अणु के बीच इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं। संयोजन में क्या करते हैं, साझा करते हैं, लेकिन आयनिक में क्या करते हैं, त्याग करते हैं। आयनिक में त्याग करते हैं, आयनिक बंधन में, और आयनिक बॉन्ड जो बनाते हैं, संयोजन बनाते हैं दोस्तों, उसमें हम लोग साझा करते हैं। जब साझा करेंगे तो दोनों होगा आपका अधातु, जहाँ पर त्याग करेंगे वहाँ पर एक धातु, एक अधातु होगा। यहाँ पर SS के बंधन के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कौन सा बंधन होता है, यहाँ पर शून्य बंधन आपका बना होता है, याद रखिएगा। मीथेन किस प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं, तो मीथेन दोस्तों आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये क्या बनाता है आपका, एकल बंधन। क्या बनाता है, एकल बंधन। कल बताए थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, एन, इन और आइन के बारे में बता दिए थे। अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर थोड़ा बेहतर तरीके से बताए थे। सहसंयोजन यौगिक प्रायः विलय होते हैं, किसमें विलय होते हैं, तो कार्बनिक विलायक दोस्तों ये होते हैं सहसंयोजन बंधन। किस अणु में द्विबंधन है, द्विबंधन किसमें है दोस्तों, तो आपका ये ऑक्सीजन। द्विबंधन मतलब जिसको 2 परमाणु चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का आपका होता है सर 8, पहला घर में 2, दूसरा घर में 6, जो कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो दोस्तों यही आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, इसको 2 बंधन चाहिए। आगे है कि नाइट्रोजन गैस, दोनों आपका ऑक्सीजन है, इसलिए 2 बंधन चाहिए। बाकी यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर 2 से नहीं, आपका 1 से ही काम चल जाएगा। आगे है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में नाभिक आबाद होते हैं। नाभिक आबाद क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर 30 सही संयोजन होता है, किसमें, नाइट्रोजन गैस में। नाइट्रोजन में कितना होता है, 7 होता है, पहला घर में 2, दूसरा घर में आपका 5, कितना चाहिए इसको, 3 चाहिए। तो ये अपना ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, अवकारक कौन इसमें है, इसमें से आपको अभिक्रिया दिया, इसमें से अवकारक पूछ रहा है। तो जो आपका अवकारक मतलब कौन है, जिसके साथ आपका ऑक्सीजन नहीं हो, क्या है आपका अवकारक है। ये जो आप देख रहे हैं NH3, ये क्या है आपका अमोनिया, यही क्या है दोस्तों आपका अवकारक है, याद रखिएगा। जो ऑक्सीजन है दोस्तों क्या होगा आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दिए गए मानक में ऑक्सीकरण विभव के विचार कीजिए। तो यहाँ पर सिंपल याद रखिएगा, Zn Ag और Zn का पावर जो दिया है आपका 2+, मतलब कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है दोस्तों, ये त्याग किया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। Ag मतलब सोना हो गया, इसको भी याद रखना है आपको। कौन मैग्नीशियम के अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको बताए थे, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको बताए थे। तो अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो यहाँ पर सबका निकाल के आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है के मैग्नीज आपका दिया है, और यहाँ पर O4 दिया, इसका क्या आता है सबसे ज़्यादा, मतलब 7 निकलेगा, तो +7 आपका आएगा। ऑक्सीकरण के लिए बता दिए थे कि जो संयोजकता होता है दोस्तों, उससे हम लोग निकालते हैं, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया आयोडीन का निकालना है, आयोडीन दिया है, तो आई का निकालना है हमको। तो आई का तो आपका नया ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8, पहला घर में 2, दूसरा घर में 6, इसमें कितना चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, 2 चाहिए। तो 2 लेगा,
2 क्या करेगा, लेगा तो क्या होगा, कटजम होगा, तो कटजम होगा तो मतलब माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा इसका संयोजकता। और कितना ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो ये मैं 4 से गुना कर देंगे। और हमको आयोडीन का पूछा है तो आयोडीन को छोड़ दीजिए प्लस करके, यहाँ पर प्लस करके छोड़ दीजिए। अब इसको गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा ना, -8। यहाँ पर आयोडीन हो जाएगा आपका, यहाँ प्लस करके इसको अब बराबर क्या कर दीजिएगा, 0 कर दीजिएगा। आपको आयोडीन का मान निकालना है तो ये माइनस चल जाएगा उधर प्लस, तो कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो संयोजकता पता रहेगा तब आप निकाल सकते हैं क्या, आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पूछा है कि ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, किसका 1 होता है, तो फ्लोरीन का दोस्तों हमेशा क्या होता है, 1 होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। अपचयन नहीं होता है, किस में नहीं होता है दोस्तों, तो आपका जो ऑप्शन दिया है अमोनियम का, इसमें नाइट्रोजन का अपचयन दोस्तों नहीं हो रहा है, ये ध्यान दीजिए। आते हैं हम आगे हमारा है कि फास्फोरस की 3 ऑक्सीकरण अवस्था किस में है, मतलब 3 ऑक्सीकरण संख्या किस में है, तो ये फास्फोरिक जो अम्ल है दोस्तों उसमें आपको 3 आपको देखने के लिए यहाँ मिलेगा। आगे है कि आपको सल्फर का पूछा है तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा सल्फर को जिसका पूछा है उसको छोड़ दीजिए। ऑक्सीजन सोडियम में कितना होता है, सोडियम का लास्ट घर में कितना 1 है, तो 1 क्या करेगा, देगा दोस्तों। इसके लास्ट में 1 दूर आता है दोस्तों, देने का काम करता है, देने का काम करेगा तो मतलब +1 हो जाएगा। सल्फर को छोड़ दीजिए आप, ऑक्सीजन के बारे में बताएं थे कितना होता है, तो -2 होता है। यहाँ पर 4 को तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो सल्फर निकलना तो बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 8 में से घटेगा 1 तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो इस बराबर कितना हो जाएगा, +7, क्योंकि माइनस इधर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 मिनट, अच्छा 2 है यहाँ पर 2 का सोडियम कितना 2 है, तो 2 घटेगा तब क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। संयोजकता पता होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं पता होगा दोस्तों तो आप इसको छोड़ के दीजिएगा, मतलब कि छोड़ ही सकते हैं, आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। तो यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर दे दिया है कि रासायनिक परिवर्तन दिया है, मतलब अभिक्रिया दिया है, इसमें पूछा है क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है, तो कितना हो जाएगा 6, मतलब इसका निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 दोस्तों घट जाएगा। ऑक्सीकरण के कौन सा प्रक्रम सही है, तो ऑक्सीकरण के लिए विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना दोस्तों सही होता है, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या होता है, विद्युत धनात्मक निकलता है और ऋणात्मक दोस्तों जुड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे यहाँ पर वही निकालने के लिए बोला है, तो जब निकालिएगा इसका ऑक्सीकरण संख्या मैग्नीज का, ये Mn का, तो +7 आ जाएगा। निकालने के लिए हम बता दिए कैसे निकलता है, तो 20 तक तो जरूर आपको याद रखना पड़ेगा परमाणु संख्या, तो आप आसानी से कुछ कर सकते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है दोस्तों, इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों का दोस्तों भाग होता है, दोनों होता है इसमें, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, जहाँ पर दोनों होगा रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। आगे है कि वह तरल जो ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों का कार्य करता है, वो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड बता दिया अभी। यहाँ पर दिया है कि अभिक्रिया में ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, उपयुक्त अभिकरण में ऑक्सीकारक कौन है, मतलब ऑक्सीकारक कौन है, तो यहाँ पर जो मैग्नीज ऑक्साइड दिया है आपको, ये क्या है दोस्तों आपका, ये ऑक्सीकारक है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे दिया आपको, यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में ये, तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे दिया और आपसे पूछा है यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, तो Cl2 का ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है, यहाँ पर Cl2 आपको मतलब क्लोरीन दोस्तों आपका काम कर रहा है। ये आपको अभिक्रिया दिया, इसमें ऑक्सीकरण कौन है, तो ऑक्सीकरण दोस्तों कौन है, तो जो आपका हाइड्रोजन है दोस्तों वही क्या होगा आपका ऑक्सीकरण आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है आपका वही क्या है दोस्तों आपका ऑक्सीकरण देखने के लिए मिलेगा। अच्छा रुकिए ऊपर भी है, 1 मिनट भाई, हाँ ठीक है, ऑप्शन आपका ए दिया है, तो एल्युमिनियम क्या है दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीकरण का काम कर रहा है। वैद्युत अपघटन, वैद्युत रासायनिक, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस्पात लोहे पर जंग लगता है, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, तो सर जिंक की परत चढ़ाते हैं, मतलब जस्ते की परत चढ़ाते हैं, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं या यफत लेपन बोलते हैं। कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशील देखिए एक अभिक्रिया श्रेणी होती है, ये अभिक्रिया श्रेणी मतलब कि जो सबसे ज़्यादा क्या होता है एक्टिव होता है किसी के साथ संबंध बनाने के लिए, मतलब किसी के साथ दोस्तों जुड़ जाने के लिए, उसको कहते हैं हम लोग क्या अभिक्रियाशील। तो न्यूनतम अभिक्रियाशील कौन होता है, तो देखिए पहले ये बढ़ते क्रम में दिया है, मतलब कि घटते क्रम में दिया है, तो सबसे ज़्यादा लिथियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, फेरस होता है, कोबाल्ट, निकेल, एसएन, पीबी हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, यहाँ पर आपका पारा हो गया और एयू हो गया। तो ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये, तो इसके अनुसार आप देख लीजिए सबसे कम कौन है, तो सबसे कम दोस्तों आपका कॉपर क्या है, नीचे है, सबसे नीचे है। तो ये कम से कम इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, स्टार्टिंग का 4-5 तो आप छाट सकते हैं। गैल्वेनीकृत लोहे की चादर पर निम्न से परत चढ़ाई जाती है, तो सर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है, विद्युत अपघटनी में कौन नहीं होता है दोस्तों आपका लोहा नहीं होता है। कौन नहीं होता है आपका लोहा दोस्तों नहीं होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। लोहे के पर जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो जस्ते की परत चढ़ाते हैं। देखिए बार बार वो प्रश्न आपसे कर रहा है, देखिए वही लोहे की कलाई करने के लिए, क्षय से बचाने के लिए हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिंक को हम लोग जस्ता बोलते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। खाद्य पदार्थों के डिब्बों में जिंक की बजाय टीन का
लेप चढ़ाते हैं, जो खाद्य पदार्थ होता है वहाँ पर टिन का, यहाँ पर जिंक की जगह पर क्या करते हैं, टिन का चढ़ाते हैं, क्योंकि जिंक दोस्तों क्या होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और इसका हम लोहे पर इस्तेमाल करते हैं। टिन का हम लेप लगाते हैं क्योंकि दोस्तों क्या करता है, ये टिन जो होता है जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। अभी आपको दिखाए थे अभिक्रियाशीलता वहाँ पर, उसके अनुसार। अम्ल, क्षार, लवण एवं पीएच के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। अम्ल क्या यहाँ पर कौन सा हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों क्या है आपका सबसे कम क्षारीय है। क्षारीय मतलब जिसका पीएच मान जो 7 से अधिक होता है वो क्षारीय कहलाता है। जठर रस का पीएच मान कितना, जठर रस तो हमारे आमाशय में जो मिलता है ना दोस्त पेट में, उसी को बोलते हैं जठर रस। तो दोस्तों अम्लीय होता है, अम्लीय होता है तो मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये इसका पीएच मान 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संचरण होता है, क्योंकि ये क्या करता है, नमक पानी को तो सोखने का काम करता है, जो कोसों से पानी खींच लेता है। कौन, आपका नमक है, याद रखिए। इसलिए अचार, चटनी, सॉस की सब डिब्बा में दोस्तों मिलाया जाता है नमक। आगे कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो होता है दोस्तों ये कांच को घोल सकता है। इसका फॉर्मूला होता है HF, याद रखिएगा। HF क्या करता है, कांच को भी घोल सकता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है, 6 होता है। ब्लड का कितना, 7.4 होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। कुछ यहाँ पीएच मान दिया है तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है। हमारे शरीर में पाचन तंत्र होता है तो उसका क्या नाम है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं, जो आमाशय से निकलता है। इन्वर्टर में, बैटरी में किसका इस्तेमाल करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों, मनुष्य के मूत्र में दोस्तों यूरिक एसिड पाया जाता है, इसको भी ध्यान देना है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो सर 7.4 तो दिया नहीं है, तो किसके बीच में 7.4 आएगा, तो 7.3 से लेकर 7.5 के बीच में सर आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। शहद कि मक्खी का विष कैसा होता है, जब आपको शहद मतलब मक्खी, जब मधुमक्खी जो काटती है तो उसका क्या होता है, वो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है, आपके शरीर में फॉर्मिक एसिड छोड़ देता है। पीएच का संक्षिप्त नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन का पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये 14 भागों में बांटा होता है। 7 से ज़्यादा रहेगा, 7 रहेगा तो उदासीन होगा, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय, और 7 से कम रहेगा तो आपका अम्लीय कहलाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ दिया है आपको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग MgOH बोलते हैं, इसका पीएच मान होता है 10.5 होता है। कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है, तो खाने के नमक के नाम से हम लोग NaCl बोलते हैं, याद रखिएगा। सोडियम क्लोराइड। अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन क्या है दोस्तों, तो ये आपका एक संयुग्मी अम्ल है। अमोनियम क्या है, एक अम्ल है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे कि पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होते हैं, तो पसीने में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। जब पसीना आएगा दोस्तों तो उसको थोड़ा सा अपने जीभ से टच कीजिएगा तो आपको नमकीन लगेगा। आगे है कि ट्राइबेसिक एसिड क्या है, ट्राइबेसिक एसिड में से कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्राइबेसिक। जो फास्फोरिक अम्ल है दोस्तों वो क्या हमारा ट्राइबेसिक एसिड है। किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं, दोस्तों जो कॉपर होते हैं दोस्तों वो क्या है, नीला, इसको नीला थोथा के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका याद रखिएगा। जहाँ नीला बोलेगा तो वहाँ कॉपर आपको दिमाग में रखिएगा। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है, सागर मतलब समुद्र में क्या पाया जाता है, साधारण लवण पाया जाता है, वही NaCl पाया जाता है। आगे आते हैं कि एक अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है, 7 से ज़्यादा, 7 से कम, तो 7 से कम होता है सर। क्या होता है, 7 से कम होता है। एक अम्लीय घोल का हाँ क्या होता है, 7 से आपका कम होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। 1 बिलियन जिसका पीएच मान 3 है, तो उस बिलियन में OH का सांद्रता क्या होगा, तो दोस्तों क्या होता है इसका आपका, तो PH प्लस POH का मान होता है 14। क्या होता है, 14। तो PH का मान दिया है 3, मतलब कि आपका कितना दिया आपको, मतलब कि आपका अम्ल और एसिड का बात कर रहे हैं। ये आपका हो गया अम्ल, हो गया आपका एसिड। क्योंकि आपको पता है कि अम्ल क्या होता है, जल में घुल करके H+ आयन देता है, और क्षार अम्ल में घुल कर OH+ आयन देता है। तो यहाँ पर 3 दे दिया, अम्ल का मान दे दिया, तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा आपका क्षार का मान। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखिए वही सूत्र है आपका ये वाला, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग तत्वों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या बता रहे हैं बार बार आपको कि 20 तक जरूर याद रखिएगा, 1 से लेकर 20 तक। तो कैल्शियम में कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है कैल्शियम का 20। अगर परमाणु भार बोल देगा तो दुगुना कर दीजिए, 40 हो जाएगा। संयुक्ता निकालने के लिए बोलेगा तो 2 8 2 8 8 होता है, 2 8 8 18 2 20, कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा संयुक्ता, ये धातु है। 20 तक जरूर याद रखिए मेरे भाई। आगे है आपका कि DI मेंडलीव का श्रेय जाता है। मेंडलीव ने क्या किया दोस्तों, तो मेंडलीव ने परमाणु ये आवर्त सारणी का दोस्तों निर्माण किया था, मतलब कि सारणी बनाए थे। उससे पहले भी आवर्त बनाने का काम किए थे, लेकिन वो सारणी बनाने का काम दोस्तों नहीं किए थे। तत्वों को फैलाने का काम किए थे, डोवेनायरन हो गया है, न्यूलैंड्स हो गए, ये सभी। कौन सा धातु वजन में सबसे हल्की होती है दोस्तों, सबसे हल्की कौन होती है, लिथियम। सबसे भारी बोलेगा तो ऑस्मियम होता है, याद रखिएगा, सबसे भारी ऑस्मियम। कौन धातु क्षार है, क्षार मतलब क्या होगा आपका लिथियम। मतलब जो पहला आपका वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं। इस तरह से जो खड़ा है क्या है आपका वर्ग है।
तो जो पहला वर्ग में जितने भी तत्व होंगे ना भाई, वो क्या होगा, क्षार होंगे। क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। पता कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं करना है भाई। जैसे मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। जैसे हीलियम में कितना होता है, हीलियम का हाइड्रोजन बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं। एक मिनट रुकिए, लिथियम बोलिएगा। हीलियम तो आपका क्रिया कैंसिल हो जाएगा भाई, वर्ग 18 हो जाएगा। वर्ग आपका 1 में लिथियम है, तो कैसे पता करें कि लिथियम आपका वर्ग 1 में है, तो कुछ नहीं किया, लिथियम कितना होता है, 3 होता है। अब इसको क्या कीजिए, तोड़िए। तो पहला घर में 2, दूसरा घर में 1, लास्ट घर में जितना रहेगा ना वही दिखाता है, उसके वर्ग को दिखाता है। क्या दिखाता है, वर्ग को दिखाता है। मतलब ये पहला वर्ग में होगा, याद रखिएगा। तो जो पहला वर्ग में जितने भी आएंगे, इसके लास्ट में 1 आएगा, वो कहलाता है क्षार धातु। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं कि आवर्त सारणी किसने बनाया, तो आवर्त सारणी तो सर मेंडलीव ने बनाया था। आधुनिक बोलेगा तो मोस्टली हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या बोलते हैं, तो सर वर्ग बोलते हैं। तो सोया उसको आवर्त बोलते हैं। वर्ग कितने हैं, तो 18 है। कितने हैं ये, मेंडलीव के समय 9 थे। समूह आवर्त कितने थे, 7 थे। तो कुल तत्व कितने हो गए, 7 गुना 9 कितना हो जाएगा, 63। यह ध्यान दीजिएगा। आगे है कि निम्नलिखित में सबसे भारी तत्व कौन सा है। सबसे भारी सर ओस्मियम में सबसे हल्का कौन है, धातु, तो लिथियम है। याद रखिएगा, धातु के बारे में पूछ रहा है। क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु किसको बोलते हैं, जो वर्ग 2 में है। पहला घर में क्षार धातु हो गया, अब दूसरा जो वर्ग है उसमें क्या, क्षारीय मृदा धातु। इसको कैसे पता करेंगे, तो जिसके अंत में 2 होगा। तो ये क्या है आपका, बेरियम है। क्या है, बेरियम। बेरियम को जब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, समूह 2 में आ जाएगा आपका ये। बाकी बेरिलियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम, ये सब दोस्तों आपका नहीं आता है। क्या पूछा था भाई, हाँ ठीक है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न से कौन है, सबसे ज़्यादा धनात्मक कौन था दोस्तों आपका, ये सीजियम जो है, इसका 55 होता है परमाणु क्रमांक। इसके बाद ज़्यादा धनात्मक होता है। ऋणात्मक बोलेगा तो आपका फ्लोरीन हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। जल विलयन में क्षार धातु के अपचयन सामर्थ्य सही क्रम है, तो कौन है आपका, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम और ये सीजियम दोस्तों। क्या इसको क्रम से याद रखिएगा, इसका जल धातु में। आगे हम लोग आते हैं, आगे क्या है, हाँ क्षार धातुओं में क्या होते हैं, क्षार धातु में जो आयनन होता है, आयनन मतलब कि इसमें ऊर्जा होता है का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागने का जो ऊर्जा होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो खपत ऊर्जा खपत, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसी को बोलते हैं हम लोग आयनन ऊर्जा बोलते हैं। तो जो क्षार धातुएं होती हैं दोस्तों उसमें कम आयनन ऊर्जा होती है, मतलब वर्ग 1 में, कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके पास कितना होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो आसानी से वो त्याग देता है। कौन ऑक्साइड के अम्लीय गुण सही क्रम है, अम्लीय गुण कौन सही क्रम है, तो ये आप जो देख रहे हैं ऑप्शन 4, ये आपका दोस्तों सही क्रम है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कौन क्रम सापेक्ष साइज के गलत को दर्शाता है, मतलब कि ये क्या है, साइज के अनुसार नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन, यहाँ पर आप सी देखिएगा, तो सी क्या दोस्तों, साइज के अनुसार। मतलब ये जो क्रम बनाते हैं ना गोल 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 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बजाने के लिए, कि पहला घर में 2 को, दूसरा घर में 8 को, उसी के अनुसार है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। आगे है हमारा आज का, नहीं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन के प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम है। तो इसको जब सजाइएगा तो क्या आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इस तरह से आपका जैसे दिया है उसी तरह से हो जाएगा। मतलब कि सोडियम से बड़ा आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा सिलिकॉन, सिलिकॉन से बड़ा आपका क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम से बड़ा सिलिकॉन हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं बोल सोडियम बोलते हैं इस तरह से। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि तत्व ए बी सी डी दिया है, ई दिया है, परमाणु क्रमांक इसका 2, 3, 7, 10 कोई भी है अननोन, तो कौन सा समान आवर्त में होगा। आवर्त निकालने के लिए क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं तो जो घर बनाते हैं, कितना घर बन रहा है, वो क्या होता है दोस्तों, वही उसका आवर्त दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि हम 2 को बनाएंगे तो पहला घर में कितना 2 होता था, इसमें एक ही आवर्त बन जाएगा, ये नाभिक हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 3 बनाइएगा, 3 में कितना बनेगा, पहला घर में 2 को, फिर 1 बनेगा। तो इस तरह से देखिए हम 2 का कितना बनेगा, 2 का 1 हो जाएगा, एक ही घर बनेगा। 3 का कितना बनेगा, तो 2 और 1 बनेगा, 2 घर बन गया। 7 का कितना बनेगा, 2 बनेगा, पहला घर में, दूसरा घर में 8, अधिकतम 8 हो सकता है लेकिन 8 से कम रख सकते हैं। पहला घर में अधिकतम 2 होगा, 2 रहेगा तो 2 ही रख सकते हैं। तीसरा घर में, दूसरा घर में 8 हो सकता है, अधिकतम कितना 8, 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते लेकिन 8 से कम रख सकते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो हो गया, तीसरा घर में कितना होगा, तो आपका 10 है, तो पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, 10 हो गया। तो देखिए यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, अब 30 को बनाएंगे तो 30 को ज़्यादा बन जाएगा। तो मतलब बी सी डी क्या आपका एक समान है इसका आवर्त, तो बी सी डी आपका यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग 181 क्वेश्चन किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन हमारा है वो दोस्तों अगले वीडियो में करेंगे। तो क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और भी आपके भाई बंधु हैं जो तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइएगा। उनको बेहतर से बेहतर हम प्रयास करेंगे कि उनका सिलेबस पहले कंप्लीट करें और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि हमारे से जो बच्चे नए नए जुड़े हैं दोस्तों उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है इसलिए, लेकिन हमारे पास समय कम है। लेकिन हम अपने अनुसार दोस्तों में टारगेट रखे थे कि 1 महीना में कोशिश करें कि सभी बच्चों का थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा दें, ताकि 60% नंबर तो उठा सकें। अब दोस्तों 80%
प्लस तभी कर सकते हैं जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो। ये भी आपको 80% तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दोस्तों मेरी रहेगी, आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का मेरा मतलब। इसके बाद जो भी आपका एग्ज़ाम आएगा बिहार सरकार के अंतर्गत दोस्तों, जिसमें आपको थोड़ा सा समय 3-4 महीने का मिलेगा दोस्तों, उसके अंतर्गत क्या करेगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद जो भी वो क्वेश्चन कराएंगे ना, वो सीधे आप उस पर बात कीजिएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन है, हमको समझ में आ गया, समझ में उस पर जरूर थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए इसको बताएं आपको, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि दोस्तों वो पढ़े नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता, संयोजकता क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये सब क्या है, ये तो ये बेसिक जानकारी होता है दोस्तों। बेसिक जानकारी लीजिएगा, उसके बाद ही थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं तो थोड़ा समझ में आता है, अच्छा लगता है। लेकिन हमारे पास समय कम था दोस्तों, आप जैसा कि आपको बता भी दिए थे कि हमारे पास 1 महीने का समय है। 1 महीने में हम प्रयास करेंगे कि आपको थोड़ा अच्छा 60% तक पहुंचा दें, तो हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी तक 70% तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अभी हमारा इसके बाद हमारा बायोलॉजी चलेगा। बायोलॉजी के बाद दोस्तों हमारा हिस्ट्री बचेगा, तो हिस्ट्री में तो बहुत सारे बच्चे हमारे से जुड़े हैं, उसका अच्छा है, लेकिन फिर भी दोस्तों हम उसमें प्रयास करेंगे कि हिस्ट्री आपको पढ़ाएं, फिर इकोनॉमिक्स दोस्तों। इस तरह से क्या होगा, आपका खत्म हो जाएगा। फिर बाकी बचेगा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे बिहार पुलिस में प्रश्न बनते हैं, जैसे खेल प्रश्न हो गया, आपका खेल परिदृश्य हो गया, या वार्ड हो गया, युद्धाभ्यास हो गया, ये सब कुछ जो चैप्टर दोस्तों उसको हम पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर नहीं पढ़ाएंगे, उसको भी पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको मतलब कि जो रिटन है दोस्तों, रिटन पास कराने की जिम्मेदारी जब लिए हैं तो अब हम कराएंगे। लेकिन आपका भी दोस्तों हमें सहयोग चाहिए, तभी दोस्तों दोनों मिलकर के सहयोग करेंगे, तभी दोस्तों क्या होगा, परिणाम अच्छा आएगा। बाकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, जैसा पढ़ाते हैं वो पढ़िएगा। अब बाकी सिलेबस कंप्लीट करने की जिम्मेदारी दोस्तों मेरी है, हम लिए हैं, और आपको हम पूरे बेसिक तरीके से अच्छे से पढ़ाएंगे। ये जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो बाकी कोई भी डाउट्स हो दोस्तों हमें कमेंट कीजिएगा, और हमें टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर दोस्तों आपको डेली 9:30 बजे रात को दोस्तों क्यों चल रहा है बिहार पुलिस स्पेशल एग्जाम का। बाकी जैसे जैसे दोस्तों बिहार सरकार के अंतर्गत एग्जाम आएगा उसके अनुसार हम लोग तैयारी करेंगे। तो बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए, मन ला के पढ़िए दोस्तों। धन्यवाद।